नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के लिए डेली पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो जीवी मावलंकर हो जाएगा। ठीक है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो 15 मई से लेकर 1952 से 27 फरवरी 1956 तक चला था जीबी मावलंकर का। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक चला था। पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना की बात की गई है कि लोकसभा की संरचना में क्या क्या होगा। मतलब अधिकतम जो सदस्यों की बात की जाती है 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। और वर्तमान में कितने हैं? 543। वैसे 545 होते थे। 545 क्यों होते थे? क्योंकि दो राष्ट्रपति है ना, दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था जो एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में अब जो सीटें रह गई हैं वो 543 रह गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों इनके जो वेतन भत्ते लिए जाते हैं वो भारत के समकेशित कोष से लिए जाते हैं। समकेशित कोष का मतलब क्या होता है कि भारत का जो समकेशित कोष एक ऐसा कोष का मतलब खजाना, रखा हुआ भंडार, फंड। ठीक है। समकोषित कोष एक समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहाँ राजस्व, ताजा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। धन संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से खर्च किया जा सकता है। ठीक है। तो जो संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से सरकार क्या करती है? खर्च करती है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके वेतन और भत्ते के जो लिए जो पैसा होता है वो भारत की समेकित कोष से या जो फंड होता है वहाँ से लाया जाता है। ठीक है। इसमें एक और बात की गई है भारत की आकस्मिक नीति। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राज्य सरकार कितना क्या खर्च करेगी ये संसद द्वारा पहले अनुमोदित होता है। लेकिन मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए और सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ से सरकार को जो पैसा मिलता है वो भारत की आकस्मिक निधि से मिलता है। इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख किया गया है आकस्मिक निधि का। और इसका जो नियंत्रण रहता है वो राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अधीन होता है। ठीक है। तो जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होगी तब तक आकस्मिक निधि से भारत सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा और लोकसभा के अलावा कौन शामिल होता है? मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं संसद किससे मिलकर बनती है। तो संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। प्लस कितने? 2 सदन होते हैं। ठीक है। तो संसद दोस्तों 3 अंगों से मिलकर बनी है। पहला होता है इसमें लोकसभा, दूसरा होता है इसमें राज्यसभा, इन दोनों की बात तो कर दी है। और तीसरा होता है इसमें राष्ट्रपति। तीसरा कौन होता है दोस्तों इसमें? राष्ट्रपति। इसलिए इसके 2 तो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और 3 अंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1952 हो जाएगा। प्रथम जो परिसीमन आयोग था वो 1952 में गठित किया गया था। परिसीमन का मतलब क्या होता है? किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय, विधायी निकाय का मतलब विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उस निर्वाचन क्षेत्र को डिसाइड करना, उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को तय करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। और जब इस प्रक्रिया के लिए एक आयोग गठित किया जाता है वही परिसीमन आयोग कहलाता है। इसमें एक उच्चाधिकारी नियुक्त किया जाता है और वो उच्चाधिकारी जो होता है इस निकाय का काम सौंपा जाता है। और अब तक जो भारत में है वो 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। एक तो 1952 के अधीन, एक 1962 के अधीन, और एक 1972 के अधीन, और एक 2002 के तहत। ठीक है। इसका काम क्या है? मुख्यतः
काम यही है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र वो डिसाइड करना, क्योंकि लगातार क्षेत्र बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, या कोई नया क्षेत्र बनाना लोकसभा और विधानसभा के लिए। तो ये इस काम को ही एक तरीके से क्या कहा जाता है दोस्तों, परिसीमन कहा जाता है। उसके लिए एक आयोग गठित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और पहला जो है, इनकी योग्यताओं की अगर मैं बात करूं, योग्यताएं की अगर हम बात करें, तो योग्यताओं के लिए अगर हम बात करें तो पहला तो यही कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले सबसे पहली बात तो है, पहली योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी। तो तीसरी बात, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको कहीं ना कहीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात है वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब किसी भी सरकारी कर्मचारी में न हो। और राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक, और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी चीज़ें योग्यताओं के रूप में कहीं ना कहीं क्या की जाती हैं, ली जाती हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संविधान संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? 552। और इसमें अगर हम बात करें तो 530 तो राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 20 संघ राज्यों के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। उससे पहले क्या होता था, दो एंग्लो इंडियन, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। तो 530 प्लस 20 और प्लस 2 ये होती थी, तो इस प्रकार से 552 होती थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मंत्री के अलावा, इसमें बोला जा रहा है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? विधेयक का मतलब बिल। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति सरकार से नहीं है, कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है, और उसके अलावा अगर संसद का कोई भी सदस्य अगर बिल को पेश करता है या विधेयक को पेश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट बिल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? निजी विधेयक बोलते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, वो किसी सरकार का हिस्सा तो है नहीं, और सरकार का हिस्सा नहीं है तो जब वो अगर कोई बिल पेश करेगा तो उसे हम प्राइवेट बिल बोलते हैं। बिल कई प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण बिल होता है, जैसे तो ये वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित होता है। मतलब इसमें वित्तीय विषय के अलावा जो भी बिल आते हैं या जो भी विधेयक आते हैं, उन सभी को हम साधारण विधेयक बोलते हैं। धन विधेयक ये वित्तीय विषय से ही संबंधित होता है, जैसे लोक व्यय वगैरह। और संविधान संशोधन तो आप जानते होंगे, संविधान संशोधन विधेयक ये वो विधेयक होता है जो संविधान के उपबंधों में संशोधन से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर संविधान के संशोधन में या परिवर्तन से संबंधित होता है, उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे हम यूपीएससी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी का नियुक्ति के बारे में, या मान के चलो सेवा शर्तों के बारे में या नियुक्ति की बात की जाए किसी बड़े पद के लिए, तो आपको जो आंसर देना है वो भारत के राष्ट्रपति देना है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ज़्यादातर अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और अधिकांश पदों की शपथ की ग्रहण करवाते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 312 किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती हैं। 312 के तहत जो संसद है वो संघ एवं राज्य के लिए, राज्य की अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए वो क्या बना सकती है? सेवाएं बना सकती हैं या नियम बना सकती हैं। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का क्या किया गया? प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, संघ मतलब केंद्र, संघ एवं, एक मिनट दोस्तों, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग की
गठन की बात की गई आर्टिकल 315 में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 होती है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है प्रधानमंत्री की उम्र जो होती है वो 25 वर्ष, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कम से कम उम्र चाहिए वो कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। इसी प्रकार राज्य के विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी आपको कितनी 25 चाहिए न्यूनतम आयु, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो कितनी चाहिए, 30 चाहिए। ठीक है, उसके लिए 30 चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होती है, तो वो 30 वर्ष होती है, इसका जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संसद की दोनों बैठक, जिसे संयुक्त बैठक बोलते हैं, तो संसद की दोनों संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या कर सकता है, बुला सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोस्तों, तो उसकी अध्यक्षता करता कौन है। तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता दोनों बैठक की या संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा, दोनों कह रहा हूँ दोस्तों, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, तो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अगर मैं बात करूं तो प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो 1952 हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के परिवर्तन के बाद, मतलब लागू होने के बाद, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, पहले से काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पहली बैठक की गई थी वो 13 मई 1952 को, और अध्यक्षता की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कहलाए। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम परिवर्तन हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट से इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तो पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे, बाद में इसे 1954 के बाद में इसे राज्यसभा के नाम से जाने लगे। अब तो इसके राज्यसभा के कई नाम, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा सभापति कौन है, अभी कुछ ही दिन पहले इनका चुनाव, मतलब रिजल्ट आया है, तो जो कि सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्तमान में राज्यसभा सभापति का मतलब होता है कि सभापति वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के 2025 में, भारत के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं, वो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास क्यों होता है, क्योंकि ये सुरक्षा बलों का कमांडर कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुरक्षा बलों का ये कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का ये मुखिया होता है, एक तरीके से कमांडर होता है। ठीक है, वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी युद्ध की घोषणा की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश डैश के समक्ष दायर की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव याचिका में अगर कोई गड़बड़ी या कुछ भी हो सकता है तो उसकी याचिका कहाँ पर डाली जा सकती है, रिक्वेस्ट कौन से न्यायालय में डाली जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के अगर विवाद का निपटारा कराना हो तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अनन्य अधिकारता है। तो मतलब अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि इसका जो मुख्य मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे।
तो इसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो ज्ञानी जेल सिंह बने थे। ठीक है दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था ये 1982 से 1987 तक उनका कार्यकाल था, और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल, ये ज्ञानी जेल सिंह का जो कार्यकाल था वो 1982 से 1987 तक था, और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से क्या करना पड़ा था, गुजरना पड़ा था। कैसे? ज्ञानी जेल सिंह को। ठीक है, नीलम संजू रेड्डी के बाद इन्हीं को राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। आर्टिकल 76 के तहत, कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक विधि अधिकारी होता है जिसे महान्यायवादी कहते हैं, और उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसे किसी भी सदन में भाग लेने का कहीं ना कहीं क्या है? अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी सदन अथवा समितियों में बोल सकता है, और किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन बोल सकता है, वहाँ पर भाग लेने का उसे अधिकार होता है कुल मिलाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की प्रणाली के अनुसार भारत की राष्ट्रपति की प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की राष्ट्रपति प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल, तो अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इसे क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या कर लेते हैं? भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। मतलब जो भी मनोनीत सदस्य हैं, मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको इसमें भाग देने, मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो आर्टिकल 55 इसकी बात करता है एकल हस्तरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। और इसमें जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते, सॉरी, दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, और बोला जा रहा है संसद दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केवल बी होगा, केवल ए सही होगा। और अनुच्छेद 23 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, मतलब अगर संसद के दोनों सदन चल नहीं रहे हैं, अगर सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, तो तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो और राष्ट्रपति अध्यादेश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। मतलब उसे अगर लगता है कि कोई भी सदन नहीं चल रहा है, संसद का कोई भी सदन अगर नहीं चल रहा है, कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो और उसे लगता है कि कोई भी कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे आर्टिकल 123 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि वो इमरजेंसी में कानून बनाकर अध्यादेश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसे लिया है, तो इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है, और महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण। वो क्या है दोस्तों? संविधान का अतिक्रमण। इस महाभियोग प्रक्रिया को इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर ये स्ट्रक्चर समझ लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो संसद का
कोई भी सदन द्वारा उसका महाभियोग उसमें मतलब कि संसद के किसी भी सदन पर उस पर महाभियोग क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। महाभियोग लाने का प्रस्ताव लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव जैसे आरोप पत्र कहते हैं, जिस सदन में लाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर या प्रस्ताव, या जैसे आरोप पत्र कहते हैं, आरोप पत्र में हूँ मतलब सदन की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसमें साइन होने चाहिए जो आरोप पत्र आप ला रहे हैं, जो प्रस्ताव आप ला रहे हैं। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस भेजा जाएगा जो आरोप आप ला रहे हैं। फिर उसके बाद संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों को 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर देने पर प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। और तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा या कराएगा। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति क्या कर देंगे, पद त्याग करना होगा। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें उसे कोई व्यक्ति हटा सकता है। महाभियोग पारित होने के बाद वे स्वयं ही पद त्याग क्या कर सकते हैं, मतलब पद से त्याग देंगे। कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकाला जा सकता है। तो थोड़ा सा आप इस बात को समझ गए होंगे कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे तो बोला जा रहा है कि दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें दोनों सदस्य मत देते हैं। पहले एक सदस्य के दोनों सदन मत देते हैं, दोनों सदन के सदस्य मत देते हैं। पहले एक सदन के पास जाएगा, वहां से पास होगा, फिर दूसरे सदन पर जाएगा। तो ये तो वैसे ही गलत है पहला वाला, क्योंकि इसने ये बोला केवल राज्यसभा के सदस्य ही मत देते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए आयोग सिद्ध हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा और ए और बी दोनों ही सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको और आप अच्छे से पढ़ लेना, मैंने बहुत डिटेल से इन चीज़ों को लिखा है और समझाया भी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो राज्यसभा की संरचना में क्या निहित है दोस्तों, बोला जा रहा है अनुच्छेद 80 की राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है और इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हैं। बिल्कुल सत्य बात है। एक मिनट दोस्तों, इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, इसमें राइट है, बिल्कुल सही कि 238 प्रतिनिधि शामिल होते हैं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है अपने हिसाब से। वे 12 सदस्य वो कला से हो सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इसमें अगर वो विशेष अनुभव रखते हैं तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर टोटल 245 सदस्य हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून के हद के संदर्भ कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। तो इसका जो आंसर होगा, संसद के पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती। ये वाला जो आंसर होगा बिल्कुल राइट है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि संसद पूरे भारत या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। मतलब संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि संसद के नियम जो होंगे वो भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में हों उसकी संपत्ति पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। मतलब वो संसद भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके लिए अगर कानून बनाया तो वो कहीं भी लागू हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। ए और बी दोनों ही कहीं ना कहीं सही है। मतलब संसद पूरे भारत या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है अनुच्छेद 245 के अनुसार। अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से और उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका के लोगों पर जाकर वो कानून लागू हो, ऐसा नहीं है। वो भारत के नागरिक हों और कहीं भी रह रहे हों तो ये कहीं ना कहीं फॉलो हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकपाल बिल। अच्छा, लोकपाल बिल क्या होता है,
ये मंत्रियों और कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े जो नेताओं के लिए भ्रष्टाचारी के विरुद्ध में भ्रष्टाचारी को उजागर करने के लिए ये बिल लाया गया था। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी ने। लोकपाल बिल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था और इसे 2014 से क्या है लागू है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष को पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था, इन्हें प्रथम लोकपाल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना लोकपाल का मतलब लोकपाल जो अधिनियम आया गया था, ये जो बिल आया था वो इसलिए आया था कि जिससे भ्रष्टाचारी को उजागर हो सके कि कौन कौन मंत्री किस लेवल पर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा। थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की है कि संसद के 3 सदस्य होते हैं और ऐसा 79 में कहा गया है। ठीक है, और जो दो सदनों से और 3 अंग होते हैं मिलकर बनी होती है। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है जिसमें 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को क्या करता है, नियुक्त करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना प्रधानमंत्री की। ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सुझाव से जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है अनुच्छेद 155 के तहत। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो इसमें दोनों बात सही है कि वो संविधान के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। दोनों शपथें में कहे गए जो कथन है बिल्कुल सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप दिया गया है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? तो इसे विशेष मतदान करना क्या कहा जाता है? विशेषाधिकार मत तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रस्ताव ये नहीं, तो इसे मतदान करना ही कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, लेकिन परंतु बराबर की स्थिति में वह मत दे सकता है। और दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। और इसे मत डालने की प्रक्रिया को मतदान करना ही कहा जाता है, कुछ स्पेशल नहीं कहा जाता। ठीक है दोस्तों, तो मतदान करना है, क्योंकि लोकसभा सदस्य को वैसे तो वोट डालने का हक है नहीं है, लेकिन जब बराबर वोटिंग हो जाए तो उस समय वो डाल सकता है निर्णायक तौर पर। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो ये 6 महीने तक कर सकते हैं और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का पद कहीं ना कहीं भरा जा सकता है। इसका आर्टिकल 68 या 64 ये कहता है, 68 कहता है, आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्माण करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी किसी विषम परिस्थिति में नहीं रहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस पद पर रहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे इस समय तो फिर ये संविधान में प्रावधान है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 33+1 के साथ चलते हैं। तो 33 में जो वरिष्ठ है मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद के तौर पर क्या किया जाएगा, बैठाला जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी किसमें, तो आर्टिकल 68 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इन सारी चीज़ों की जो देख रेख करता है वो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जैसे सीएजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीएजी भारतीय संविधान के अध्याय 5 में और अनुच्छेद 148 के तहत अनुच्छेद अनुच्छेद 148 के तहत 148 के द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय और व्यय का क्या करता है, लेखांकन करता है, जैसे हम भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। तो अगर हम देखें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती है, उसमें जनता तो भाग नहीं लेती है, लेकिन निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, जो कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। पहली बात तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस पहले हम संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो अगर हम देखें प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही। उसने ये बोला कौन नहीं है, तो ये तो होते होते हैं। दूसरा, प्रत्येक प्रत्येक द्विसदनी राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। अच्छा, इसमें जो द्विसदनी मतलब विधान परिषद होती उसकी कोई बात नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो बी होगा, मतलब इसमें ये शामिल नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण ये तो लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए।